जब अंग्रेज़ों ने इंडियन बुद्धिज़्म पे तरीके से शोध करना शुरू किया, तो उनके पास दो किस्म के डेटा थे। एक शिलालेख जिसका समय और जगह निश्चित था, और दूसरा आर्कियोलॉजिकल डेटा जो उनको उत्खनन से प्राप्त हुआ। ये डेटा भिक्षुओं की आस्था और उनके आचरण को समझने में सहायक सिद्ध हुआ। परंतु ग्रंथों की एक बहुत बड़ी दुनिया है जिस पर पहले से ही शोध चल रहा था, और जिसको वैज्ञानिकों ने यह नए डेटा पर लागू करना शुरू कर दिया। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए संस्कृत, पाली और प्राकृत के शिलालेख अपनी अलग कहानी कह रहे थे। हम आज ये शिलालेख क्या कहते हैं उस पर ध्यान देंगे। नमस्कार, welcome to the Bira Das Show, where I take you through the fascinating cultures of cities, towns and art objects. लिपि यानी स्क्रिप्ट और भाषा यानी लैंग्वेज में फ़र्क यह है कि कई भाषाएं एक लिपि में लिखी जा सकती हैं, जैसे कि अंग्रेज़ी को आप देवनागरी में लिख सकते हैं। जिस लिपि में शिलालेख लिखे जा रहे थे उसे काफ़ी मतभेदों के बाद ब्राह्मी लिपि का नाम दिया गया। ग्रंथों से अलग शिलालेखों का महत्व इतिहास समझने के लिए बहुत अहम साबित हुआ। ग्रंथों की कहानी यह है कि वे जब हम तक पहुंचे तब तक कई सदियां बीत चुकी थी और उनको कई बार पुनः लिखा जा चुका था। इससे वे जीवित तो रहीं, परंतु उनका समय निश्चित करना उतना ही मुश्किल हो गया जितना कि उनमें प्रक्षेप यानी इंटरपोलेशन को पहचानना। इसी वजह से इतिहास को काल क्रमवार यानी क्रोनोलॉजिकली समझने में शिलालेख बहुत अहम साबित हुए, जिसके बनाए हुए ढांचे पर ग्रंथों ने इतिहास की रचना की है। करीब 90,000 शिलालेख जो पूरे भारत से प्राप्त हुए हैं और जिन्हें 3rd सेंचुरी BCE से मॉडर्न टाइम्स के बड़े समय सीमा में और अनेक भाषाओं में लिखा गया है, एक कठिन और जटिल रिसोर्स या संसाधन है। यह संसाधन और भी जटिल हो जाता है जब ब्राह्मी लिपि पढ़नी नहीं आती हो। परंतु यह बात निश्चित है कि सम्राट अशोक के पहले इसका प्रयोग धर्म और शांति जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिए नहीं किया जा रहा था। जब अंग्रेज आए तब ब्राह्मी लिपि पढ़ने वाला कोई नहीं बचा था। यह लिपि 4वीं या 5वीं शताब्दी तक भी पढ़ी जा सकती थी और उसके बाद लुप्त हो गई। यह हमें इसलिए मालूम है कि जब फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में अशोक की लाट जिसे टोपरा से दिल्ली लाया गया था उस पर लिखे शिलालेख पढ़ने की कोशिश की थी। उसे पढ़ने वालों को उन्होंने इनाम देने की घोषणा भी की थी, पर सफल नहीं हो पाए थे। ब्राह्मी लिपि के डिसाइफरमेंट या स्पष्टीकरण में जेम्स प्रिंसेप, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, उनका नाम सर्वप्रथम आता है। प्रिंसेप, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडिंग एडिटर थे, वे कलकत्ता मिंट में और फिर बाद में बनारस में भी कार्यरत रहे, और इस दौरान उनको सम्राट अशोक के, कुषाणों के, गुप्त साम्राज्य के और अन्य कई सिक्के देखने का मौका मिला। सिक्कों को देखना और समझना उनका प्रिय विषय था, जिसको वे ज़्यादा समय देते थे। इस कारण तमाम लोग उनको सिक्के भेजते थे। उनको सिक्कों में लिखे अक्षरों में बहुत रुचि थी, और क्योंकि यह बात सबको मालूम थी,
इस कारण से अक्षरों से मिलते जुलते शिलालेख पर लोग उनका ध्यान आकर्षित करते थे। जब सांची में बहुत मात्रा में प्राप्त शिलालेखों की खबर उनको मिली तो उन्हें ब्राह्मी में पूरे वाक्यों को कंपेयर करने का मौका भी मिल गया। सांची के शिलालेखों में पाया कि बहुत से अक्षर हैं जिसे प्रिंसेप ने व्यवस्थित तरीके से टेबल में डाला और उसके प्रकार देखने की कोशिश की। पहले ये लिपि जमाई हुई सीकों या स्टिक्स जैसी लगती थी और समझ पाना मुश्किल लगता था, लेकिन प्रिंसेप को समझ में आया कि इस लिपि में स्वर और व्यंजन या कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स हैं, जिसमें उच्चारण या रिसाइट करने के लिए दोनों को मिलाना पड़ता है। उनको मात्राएं समझ में आ गई। फिर क्या था, बहुत मेहनत से व्यंजनों को अलग अलग करके देखना शुरू कर दिया। क्योंकि सांची के शिलालेखों में कोई पूर्ण विराम या फुल स्टॉप या कॉमा आदि नहीं थे और सारे अक्षर एक समान बराबर दूरी पर जमा कर लिखे गए थे, इस कारण शब्दों का बनाना मुश्किल हो रहा था। सांची में देखा कि हर वाक्य या सेंटेंस 2 शब्दों से खत्म हो रहा है, तो अंदाजा लगाया कि ये दान से संबंधित होगा और यह शब्द दानम निकला। द और म कॉन्सोनेंट्स का पता चला तो फिर दूसरों के शोध की मदद से अशोकन ब्राह्मी को 1837 में डिसाइफरमेंट या स्पष्टीकरण हो पाया। यह आसान नहीं था, ये फुल डिसाइफरमेंट में काफ़ी समय लगा। पाली भाषा में लिखे गए अशोकन ब्राह्मी के शिलालेख के डिसाइफरमेंट से बहुत से राज सामने आए। सांची में लिखे 900 से अधिक 120 और 80 BC के बीच में छोटे छोटे शिलालेख लोगों के दान से संबंधित थे। ये दानदाता बौद्ध संघ के बनाने में सहायक थे और बहुत से धर्म में आस्था भी रखते थे। इन शिलालेख में देने वाले का नाम, कभी उसके गांव का नाम, उसके परिवार का नाम, शहर का नाम और कभी उसकी जाति इत्यादि भी लिखी मिलती है। इससे पता चला कि भारभूत सांची बौद्ध संघ किसी राजा का ही नहीं बल्कि कई साधारण लोगों के योगदान का नतीजा था, जिसमें बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणी भी शामिल थे। कुछ बुद्ध संघ भिक्षु के नाम आते हैं, जैसे कि धर्म कथिक यानी प्रीचर, भाण जैसे कि रिसाइटर, सुत्तमटिक जैसे कि बुद्ध सुत्ता जानने वाला और पटिक जानने वाला वगैरह। बुद्ध सम भिक्षुओं के रहने और दिवंगत भिक्षुओं की आस्थाओं की रक्षा करने का स्थान था, जहां धर्म का प्रचार, शिक्षा और ज्ञान की उन्नति के प्रयत्न किए जाते थे। ये दान उपासना के वस्तुओं का, वास्तु के भागों का, स्तूप के अलंकरण की सामग्री का और अन्य सामान्य वस्तुओं का था। लोग ये दान क्यों दे रहे थे? शुरू के दान केवल देनदार का नाम बताते थे, परंतु जल्द ही उसमें देनदार अपने उद्देश्य भी लिखने लगे थे। बहुत से शिलालेख ये पुण्य अपने माता पिता के लिए है ऐसा लिखते थे। पता नहीं चलता था कि माता पिता जीवित हैं या नहीं, परंतु एक लेख इन पुण्य का फल अपने मरणोपरांत माता पिता को समर्पित करता है। समय पश्चात यह समर्पण सारे विश्व के लिए हुआ और फिर समाप्त हो गया।
कुछ शताब्दी बाद लिखे जाने वाले शिलालेख में किसी प्रकार के समर्पण का जिक्र नहीं मिलता है। सम्राट अशोक के लेख जो ज़्यादातर स्तंभों पर और चट्टानों पर लिखे गए हैं, इतिहास को समझने में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुए। नैनजोत लहरी एक जानी मानी आर्कियोलॉजिस्ट और लेखिका हैं और सम्राट अशोक पर उनका शोध और किताबें बहुत मायने रखती हैं। वे अपनी किताब सर्चिंग फॉर अशोका क्वेस्टिंग फॉर अ बुद्धिस्ट किंग फ्रॉम इंडिया टू थाईलैंड, जो सन 2022 में प्रकाशित हुई है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करती है। वे बताती हैं कि 50 के करीब लेखों में शांति, भाईचारा, करुणा, सद्भावना आदि का संदेश लिखकर सम्राट अशोक ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल इत्यादि में लगवाकर उसके ज़रिए अपने लोगों से सीधा संपर्क स्थापित किया। दूर दूर रास्तों पर, शहरों में, पूजा स्थानों में, बुद्ध संघों में शिलालेखों को लगवाकर न सिर्फ उन्होंने अपनी सीमा का अंकन किया, अपितु लोगों को अपने विचारों से अवगत कराया और अपने नज़दीक होने का एहसास कराया। अशोक अपने बुद्ध धर्म अपनाने के बारे में लिखते हैं और उससे उनके जीवन में क्या बदलाव आया वे बताते हैं। सामाजिक जीवन में और निजी जीवन में अच्छा आचरण का संदेश देते हैं। माता पिता को आदर, दूसरे धर्म के लोगों से उदारता का भाव आदि रखने की सलाह भी देते हैं। महत्वपूर्ण है कि उस समय लिविंग बीइंग्स के प्रोटेक्शन, जिसमें जंगल को जलने से बचाना ताकि जानवर न जलें इत्यादि को लेकर लेख लिखवाए गए थे। पशु संरक्षण उनके लेखों में लगातार झलकता है और वे पशुओं की बलि न देने के बारे में लिखते हैं। यहाँ तक कि जानवरों के आश्रम का भी उल्लेख करते हैं, जैसे कि टोपरा लेख में। पक्षियों और मछलियों के संरक्षण को महत्व देते हुए गर्भवती बकरियां व अन्य गर्भवती माताओं को न मारने के आदेश लिखते हैं। वे अपने एडिक्ट 5 में आदेश देते हैं कि ब्राह्मणी डक्स, गीज, नंदीमुख, गिलेट, चमगादड़, रानी चींटी, मादा कछुआ, गंगा पुपुटक, गिलहरी, बंदर, गेंडा, हाथी इत्यादि के संरक्षण की सलाह देते हैं। जानवरों के नाम भुलर नामक एक स्कॉलर ने अपने एपिग्राफिका इंडिका में और मनमोहन चक्रवर्ती जी ने अपने मोनोग्राफ एनिमल्स इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रियदासी में विस्तृत से चर्चा की है। कर्नाटका के मस्की शिलालेख में मिला वो देवनाम पिया का था, जिसको स्कॉलर ने सम्राट अशोक का नाम माना। अन्य जगह भी सम्राट अशोक के साथ देवनाम प्रियेन, पियादसिना, अशोकेन नाम पढ़ने को मिले, जो सम्राट अशोक को तमाम बुद्ध संघों से जोड़ने का ठोस प्रमाण देते हैं। सम्राट अशोक के साम्राज्य का विस्तार, उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं, उनका राज्यकाल, उनके शांति प्रयास और अन्य अध्याय खुलने लगे। जैसे कि नर्मदा के किनारे स्थित सारूमारू या पानगुराडिया नामक बौद्ध संघ में एक बड़ी सी शिला पर राजकुमार पियादासे या अशोक के वहां आने का उल्लेख है। अशोक के लेख 270 से 230 BCE के बीच लिखे गए थे और लिपि को अशोकन ब्राह्मी का नाम दिया गया। ये पाली,
प्राकृत व अन्य स्थानीय भाषा में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि में सुधार होता रहा और गुप्त राज्य के आते तक इसे गुप्त ब्राह्मी का नाम दे दिया गया और भाषा संस्कृत हो गई। 6वीं और 7वीं शताब्दी के आते तक नागरी का उपयोग होने लगा और ब्राह्मी लिपि लुप्त हो गई। गुप्त ब्राह्मी के अक्षर सुगठित और सुंदर हो गए तथा वाक्य पूरे। सांची के अशोक स्तंभ में अशोकन ब्राह्मी लेख के साथ साथ एक कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शन भी है, जिसे शेल इंस्क्रिप्शन या शंख लिपि कहते हैं। महत्वपूर्ण होने के बावजूद ये अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट या अपठित लिपि की एक अलग कहानी है। पूर्ण वाक्य न मिलने के कारण ये सिर्फ सिग्नेचर या हस्ताक्षर की तरह लगती है। उदयगिरी में सनकनिक नाम का राजा का एक महत्वपूर्ण लेख है, जिसके नीचे शंख लिपि में हस्ताक्षर की तरह कुछ लिखा था। किसी समय इतिहास में इसको डिफेस या विकृत कर दिया गया था। उदयगिरी की पहाड़ियों में एक और किस्म की लिपि जैसे निशान मिलते हैं, जैसे कि कोई गिनती के अंक लिख रहा हो। ये खड़ी मात्राओं की तरह है और पूरे पहाड़ पे जैसे हो। आज इन्हें पढ़ना या समझना मुश्किल है। आशा करती हूँ कि आगे जाकर कोई इसमें रुचि लेगा और इन अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाएगा। आप सबकी यहाँ प्रस्तुति सराहनीय है। हम आशा करते हैं कि आप अपनी रुचि बनाए रखेंगे और अगले एपिसोड सुनने ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।